बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ में हूँ बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। आज से 8-10 दिन पहले हमने शो किया था 190 मिलियन पाउंड के हवाले से। हमने समा टेलीविज़न पे ख़बर ब्रेक हुई थी समा न्यूज़ की तरफ से, और उसके बाद हमने उसको टेकअप किया, मज़ीद उसको स्टेप बाय स्टेप आपके सामने खोला पूरी स्टोरी को हमने कि 190 मिलियन पाउंड जो है वो किस तरह से यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी ने जब्त किया बहरिया टाउन का, और उसके बाद रियासत पाकिस्तान को मुंतकिल किया। और रियासत पाकिस्तान के उस वक्त के एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर ऑन अकाउंटेबिलिटी शहजाद अकबर साहब ने कहा कि ये पैसा पाकिस्तान की अमानत और पाकिस्तान के गरीब लोगों पर लगेगा। लेकिन जब वो पैसा पाकिस्तान आया तो उसके बाद वो पैसा वापस जिनसे जब्त किया गया था, यानी कि मलिक रियाज हुसैन साहब बहरिया टाउन, उनको ही वापस कर दिया गया। एक डॉक्यूमेंट हमारे पास तब आया था कि जिसमें काबीना ने इस फैसले को मंजूर किया था और फिर इसको सील कर दिया था, वो हमने तब आपको दिखाया था। आज राना सनाउल्लाह साहब जो कि मौजूदा वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिखाए। ये शहजाद अकबर साहब की तरफ से लिखा गया एक लेटर है जो उन्होंने दिखाया, और फिर क्या कहा सुनिए। मारूफ मिस्टर क्लीन जो अपने आप को समझते रहे हैं, सादक और अमीन का उन्हें जो है वो जाली तौर पे लक़ब भी दिया गया। बीच में ये चोर पड़े तो इन्होंने फिर एक तरीकाकार बनाया कि किस तरह से हमने उसका 50 बचा के हमने 5 जो है वो कैसे जो है वो हजम करना है। बहरिया टाउन ने जो है वो एक मुआहदा किया, 458 कैनाल ये जगह है अल कादर ट्रस्ट के नाम पे जो है वो इन्होंने जो है वो ट्रांसफ़र की है। अब इस ट्रांजैक्शन के हवाले से राना सनाउल्लाह साहब ने जो किया है, जो हम आपके सामने स्टोरी पहले प्रेजेंट करते रहे हैं, उसमें जो एडिशन राना सनाउल्लाह साहब ने किया, स्टोरी तो बहुत पहले समा न्यूज़ पे ब्रेक हो चुकी है, डॉक्यूमेंट्स भी हम आपको दिखा चुके हैं। लेकिन आज जो डॉक्यूमेंट्स कागजात राना सनाउल्लाह साहब ने दिखाए हैं, वो एक ख़त है जो कि शहजाद अकबर साहब ने लिखा है बतौर एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर ऑन अकाउंटेबिलिटी, जिसमें उन्होंने सारा अरेंजमेंट वाज़िया किया है कि ये 190 मिलियन पाउंड जो NCA अब पाकिस्तान को दे रहा है वो किस सेटलमेंट के थ्रू दिया गया। और मज़ीद उसके अंदर वो कह रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान इसको कॉन्फिडेंशियल रखेगी, एक नॉन डिस्क्लोजर डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी साइन होगी, और इस हवाले से किसी किस्म की कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो नहीं सकती। ये सिविल नेचर का केस है। मतलब कि ये बड़ी एक सरप्राइजिंग किस्म की बात है कि शहजाद अकबर साहब ने खुद से ये अपने तय फैसला कर लिया कि ये जो मलिक रियाज हुसैन साहब के पैसे नेशनल क्राइम एजेंसी, रिमेंबर सिर्फ इस्तिलाह पर गौर करें, नेशनल क्राइम एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड किंगडम वो पैसा जब्त कर रही है। और हमारे उस वक्त के एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर ऑन अकाउंटेबिलिटी शहजाद अकबर ये कह रहे हैं कि ये क्रिमिनल नेचर का केस ही नहीं है, जबकि क्राइम एजेंसी ने जब्त किए। वो कह रहे हैं क्रिमिनल नेचर का केस ही नहीं होगा, लिहाजा इसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा और ये रेमिटेंस की शक्ल में हम ले रहे हैं, और इसके ऊपर टैक्स भी डिडक्ट नहीं किया जाएगा। और मजीद क्या इसके अंदर हुआ है वो भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन नेशनल क्राइम एजेंसी के ट्वीट्स में आपको ऑलरेडी 10 दिन पहले दिखा चुका हूं। वो ये कहते हैं कि 190 मिलियन पाउंड की सेटलमेंट है। हमने जब मलिक रियाज हुसैन बहरिया टाउन से पूछा है पैसों का सोर्स क्या है, तो वो हमें बता नहीं सके, और उसके बाद ये सेटलमेंट हुई थी ताकि मलिक रियाज हुसैन साहब वहाँ पर किसी किस्म की कोर्ट प्रोसीडिंग से बच सकें, क्रिमिनल चार्जेस से बच सकें। क्रिमिनल चार्जेस से बचने के लिए मलिक रियाज हुसैन साहब ने सेटलमेंट की नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ, और हमारी हुकूमत उस वक्त ये कह रही है कि एक क्रिमिनल नेचर का केस ही नहीं है। मतलब कि ये बहुत सरप्राइजिंग और शॉकिंग है, और इस वजह से बहुत ज़्यादा शॉकिंग है कि इमरान खान साहब के बहुत सारे स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड है। मैं कौन कौन से आपको सुनाऊं। 1996 से जब से उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी है, वो तब से एंटी करप्शन मैंडेट की बात करते चले आए हैं कि जब मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा या हुकूमत में आऊँगा तो मैं करप्ट लोगों को पकड़ूंगा, उनका कड़ा एहतसाब करूँगा। प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद इमरान खान साहब ने कुछ स्टेटमेंट्स करप्शन के हवाले हैं। अब इन स्टेटमेंट्स के तनाजुर में इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में 190 मिलियन पाउंड की ट्रांजैक्शन के हवाले से जो कुछ हुआ है वो बिल्कुल समझ से बाहर है। क्योंकि एक तरफ तो इमरान खान साहब हमेशा से कहते चले आए हैं कि मैं करप्शन के ख़िलाफ़ हूँ, करप्ट लोगों से हाथ तक मिलाने का रवादार नहीं हूँ। दूसरी तरफ करप्शन का जो पैसा इमरान खान साहब की हुकूमत को बरतानिया की हुकूमत ने वापस किया कि ये ले जाइए पाकिस्तानी लोगों की अमानत है, और आप की हुकूमत के ट्वीट्स मौजूद हैं जिसमें आप कह रहे हैं कि हाँ जी अब हम ये गरीब लोगों पर लगाएंगे, वो आपने वापस मलिक रियाज हुसैन साहब को दे दिया।
वो आपने वापस बैरिया टाउन को दे दिया, किस कानून के तहत दिया है, किस तरह से दिया है, और फिर आपने उसके ऊपर एक कॉन्फिडेंशियलिटी का एक अग्रीमेंट भी कर लिया, आपने उसको सील भी कर लिया। आप ये कैसे कर सकते हैं? लेकिन आपके दौर में ये हुआ है। बहरहाल अब राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जो अब राना सनाउल्लाह साहब का जो इल्ज़ाम है वो ये है कि ये जो 50 अरब रुपया मलिक रियाज हुसैन साहब को वापस दिया गया, उसके बदले में 5 अरब रुपया लिया गया। इसके क्या सबूत है, शवाहिद है, ये राना सनाउल्लाह ने अभी तक नहीं बताया, लेकिन ये उनका इल्ज़ाम है। और वो ये कहते हैं कि मलिक रियाज हुसैन को 50 अरब का फ़ायदा पहुँचाने के बदले में अलकादर यूनिवर्सिटी की 458 कनाल ज़मीन जो है वो दी गई, जिसके ट्रस्टीज़ इमरान खान साहब और बुशरा बीबी हैं। इसमें किस हद तक सदाकत है, इस पर भी बात करते हैं। नईम हनीफ साहब लाहौर के ब्यूरो चीफ हमारे साथ। नईम हनीफ साहब हमें ज्वाइन करने के लिए, बट बिफोर आई आस्क यू द फर्स्ट क्वेश्चन, और थोड़ी सी आप हकाइक पर रोशनी डालें, स्टोरी खोल कर हमारे व्यूअर्स को बताएं। एक मुबैना ऑडियो लीक आई थी थोड़े दिन पहले मलिक रियाज हुसैन साहब और उनकी साहबजादी के हवाले से, वो सुनवा देते हैं थोड़ा सा उसका कुछ हिस्सा, उसके बाद फिर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सुनाएं। हाँ जी, फोन आया सी और कि अंगूठी मंगवा ले, मैं मंगवा लेती है तो मैं क्या कहनी मैं हफ्ते रो मेरी मुलाकात है, दोस्तों पहले अरेंज कर दी। अच्छा, दूसरी गल है वे कि उन्हें मैंने कहा कि खान साहब का फोन आया वे, सुबह ताले टड़े खुल जाएंगे साइड से। मैं जी रिपोर्ट जमा कराई है, खान साहब ने कहा मेरी गारंटी है मैं खत्म करावांगा, और लाल अकबर का लेटर भी कम कल उन्हें मैंने कहा, और जो टाइम है टाडा बीबी रात में मन दसेगी। मैं आपको जरा वो शॉट भी सुनवा देता हूँ कि इमरान खान साहब हुकूमत में आने से पहले मलिक रियाज हुसैन साहब के हवाले से क्या वो बड़ा जरूरी सुन लें सर। नईम हनीफ साहब हुकूमत में आने से पहले और फिर हुकूमत में आने के बाद कुछ रोशनी डालें इसके। अगर इन्वेस्टिगेशन हो और अब मलिक साहब नाम बताएं उन लोगों के, तो शायद सबसे पहले इमरान खान साहब का नाम आ जाए उन लोगों में जिनको काना किया मलिक रियाज साहब ने। नंबर 1 काने इमरान खान साहब साबित हो सकते हैं इन्वेस्टिगेशन में। बड़ा सख्त इल्जाम आप जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि मैं ये कह रहा था राना सनाउल्लाह साहब ने 5 अरब का इल्जाम लगाया, सबूत क्या है? सर 90 दिन में बैरिस्टर साहब बात की, साबिक वज़ीर आज़म ने 90 दिन में करप्शन ख़त्म कर दूंगा, बाकी जो बचेगी उसकी सरपरस्ती मैं खुद कर लूँगा। तो अभी तक तो ये जाहिर हो रहा है। मसला ये है कि हक़ाइक़ कुछ और हैं। आज तक हम मुबैना कहते हैं इस टेप को, मैं तो आज के बाद इसको मुबैना नहीं कहूँगा। ये ऑडियो टेप का एक सिंगल तरदीद जो है ना मलिक रियाज फैमिली की तरफ से आज तक आई, ना ही प्राइम मिनिस्टर साहब रोज़ ख़ताब करते हैं किसी ना किसी बहाने, उन्होंने टीवी पे रहना होता है। अभी तक वो इस बात की तरदीद नहीं कर सके। इससे पहले फराह खान के हवाले से वो तिलमिलाए और उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा उसका कोई कसूर नहीं है, कभी ऑफिस होल्ड नहीं किया, वो सिर्फ बुशरा बीबी की एक फ्रेंड है, इस वजह से उन पर कीचड़ उछाला जा रहा है। मैं बताता हूँ आपको, ये यू ब्लॉक में रिहाइश है मलिक साहब की साहबजादी की, और उस साहबजादी के साहबजादे हैं जिनका नाम बी से शुरू होता है। ये सारी की सारी जो डीलें हैं फराह खान के साथ वो कर रहे थे। सारी की सारी पेमेंट्स यू ब्लॉक से वाई ब्लॉक जो है वो जाती थी मिठाई की टोकरियों में, फल की पेटियों में, कैश पेमेंट्स होती रही हैं। उसके बाद सराय आलमगीर मुबैना तौर पे, जी मुबैना तौर पर सराय आलमगीर की जो सोसाइटी थी, मंडी बहाउद्दीन की जो सोसाइटी है, उनके जो एनओसीज थे, ये जो वहां पे आप रिक्वेस्टिंग स्टेट बनकर आप वहां से वो पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, जिसका हिसाब मलिक रियाज साहब नहीं दे सके वहां पे, जिसका हिसाब जो है वो अली रियाज मलिक दुबई में नहीं दे सके और उनके अकाउंट्स बंद कर दिए गए। ये 50 जो मिलियन पाउंड की अमाउंट है ना बैरिस्टर साहब, ये तो हसन नवाज की तहकीकात हो रही थी, एनसीए हसन नवाज की तहकीकात कर रही थी। उन तहकीकात के दौरान जो है ये अमाउंट सामने आई। एनसीए ने उनसे पूछा कि ये अमाउंट आपको किसने दी? उन्होंने कहा जी जो हाइड पार्क है वो घर मैंने फरोख्त किया है मलिक रियाज नामी शख्स को, उन्होंने ये मुझे पेमेंट किया है। उन्होंने कहा मलिक साहब से रब्ता करो, मलिक साहब से रब्ता किया, मलिक साहब इसके ज़राए नहीं बता सके। अभी ये तहकीकात जारी थी 50 मिलियन पाउंड की कि अली रियाज मलिक के 120 मिलियन पाउंड दुबई के अकाउंट में थे, वो अकाउंट बंद कर दिया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि फिल 4 आप ये रकम यहां से ट्रांसफर करें, अदरवाइज ये जब्त हो जाएगी, क्योंकि उस अमाउंट का भी जो है मुबैना तौर पर वो वाइट होना साबित नहीं कर पा रहे थे वहां पे। वो अमाउंट इसी अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है, जिससे जो है ना बिल्कुल चकरा जाती है एनसीए कि अभी तो 50 मिलियन पाउंड का हिसाब नहीं हो रहा है, 120 मिलियन पाउंड और आ जाते हैं। इनके तमाम असासे यूके में, इनकी तमाम बैंक अकाउंट्स जो है वो मुंजमद कर दिए जाते हैं, सील कर दिए जाते हैं, जिनकी मालियत 400 मिलियन पाउंड बनती है। और फिर ये सेटलमेंट होती है। फिर ये सेटलमेट ठीक है। फिर मलिक रियाज साहब राब्ता करते हैं उस वक्त के वजीर आज़म इमरान खान साहब से, और खान साहब जो हैं वो टास्क सौंपते हैं शहजाद अकबर साहब को, जो कि रिकवरी एसिड रिकवरी यूनिट के हेड थे उस वक्त, और वो इस लेटर को सील करते हैं स्टेट सीक्रेट
बना के। सर किस तरह स्टेट सीक्रेट, ये लेटर किस तरह स्टेट सीक्रेट उन्होंने बना दिया, किस तरह इन कैमरा ब्रीफिंग देके काबीना से मंजूरी भी ले ली, इसको सील भी कर दिया। तो इतने खूबसूरत तरीके से इमरान खान साहब करप्शन का खात्मा अगर करते रहे हैं तो अल्लाह ही हाफिज़ है फिर। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसके अंदर, ये जो आज राना सनाउल्लाह साहब ने डॉक्यूमेंट शेयर किए हैं, ये जो लिखा हुआ है खत शहजाद अकबर साहब की तरफ से, इसमें पैराग्राफ नंबर 4 है। टोटल एनसीए का ये ट्वीट मेरे पास है जिसमें एनसीए कहती है कि जो सेटलमेंट मलिक रियाज हुसैन के साथ हुई है वो 190 मिलियन पाउंड की हुई है। शहजाद अकबर साहब इस खत में जिक्र कर रहे हैं 140 मिलियन पाउंड का। तो बाकी का जो 50 मिलियन है वो वही प्रॉपर्टी है वन हाइट पार्क जो हसन नवाज साहब की थी, राइट? उसमें हसन नवाज को क्लीन चिट दे चुकी है एनसीए। ठीक है, वो जो प्रॉपर्टी है वन हाइट पार्क 50 मिलियन पाउंड की, उस हवाले से पैराग्राफ नंबर 4 में ये लिखा हुआ है, ये शहजाद अकबर साहब लिख रहे हैं कि इट वाज आल्सो अग्रीड अंडर द सेटलमेंट एग्रीमेंट, यानी कि जो सेटलमेंट एग्रीमेंट इनका एनसीए के साथ हुआ है, मलिक साहब का, मलिक रियाज हुसैन साहब का और एनसीए का, दैट द रिस्पोंडेंट्स विल सरेंडर वन हाइट पार्क प्लेस टू एन इंडिपेंडेंट एजेंट टू सेल एंड repatriate the funds to the state of Pakistan in the similar manner stated above within a maximum period of 2 years। यानी कि ये पता था इनको, और ये डेट क्या है इसकी डेट है जी 2 दिसंबर 2019। ये जो खत लिखा गया है शहजाद अकबर साहब की तरफ से, 2 साल के अंदर शहजाद अकबर साहब की जिम्मेदारी थी बतौर एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर ऑन अकाउंटेबिलिटी के वन हाइट पार्क का जो 50 मिलियन पाउंड है वो वहां पे प्रॉपर्टी बेचकर दोबारा रियासत पाकिस्तान के अकाउंट में जमा कराए जाए, और 2 दिसंबर 2021 को वो 2 साल पूरे हो जाते हैं। बिल्कुल, और वो नहीं हुआ। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में अभी शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं आई है, यानी कि जो 140 मिलियन पाउंड कैश दे दिया एनसीए ने, वो तो आपने फौरन वापस कर दिया। जो उनकी प्रॉपर्टी थी आप अपने 2 साल में वो भी बचाते रहे। मैं अर्ज करूं, ये बिल्कुल मिली भगत सी, और ये जो ऑडियो टेप आपने सुनाई ये बिल्कुल इसी जो एक शफकत थी, इसी मेहरबानी के एवज फिर अलकादर यूनिवर्सिटी की जो 458 कनाल ज़मीन है वो इनको दी गई, और उसके बाद तोहफे तहाइफ और डायमंड और हीरे, और इसके बाद अभी रावी अर्बन प्रोजेक्ट थोड़े अरसे में निकलेगा रूडा, उसमें पता नहीं क्या क्या ठेके जो हैं उनसे नवाजा गया है मलिक रियाज साहब को और उनके इर्द गिर्द के लोगों को। तो ये तो अभी आगाज़ है, अभी तो ये वफाक में मुस्लिम लीग नून की जो एक मखलूत हुकूमत है अभी उसको सांस नहीं आ रही। पंजाब में जो सूरत हाल है वो आपके सामने, वो अभी डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में। लेकिन नईम साहब, ये जो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि 5 अरब रुपए मुबैना तौर पे ये कमीशन मिला है प्राइम मिनिस्टर को, इमरान खान को, इसका कोई सबूत तो नहीं दे सकते? देखिए, सबूत जो है जाहिर की बात है, आज उन्होंने इल्जाम लगाया तो सबूत भी बहुत बड़ा इल्जाम है, सबूत भी उनको देने होंगे, और बराह रास्त उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को दिए हैं या वो भी फराह गोगी के जरिए गए हैं, वो उन तक कितने पहुंचे हैं, कितना कट फराह गोगी का, लेकिन मीडिया से उन्होंने शेयर कुछ नहीं किया। जी, मीडिया से एक स्टेटमेंट है, जाहिर है मीडिया से शेयर नहीं किया, मगर उन्होंने ये जरूर कहा है, मेरी उनसे बात भी हुई कि उन्होंने कहा कि बहुत जल्द जो है हम वो सबूत भी सामने लेके आएंगे, वो उनके पास मौजूद हैं सबूत, और ये बिल्कुल अगर मिलाएं तमाम चीज़ों को तो इतनी अमाउंट बन जाएगी ज़मीन जो है उसको लेके। लेकिन कहने का मकसद ये है कि वो ज़मीन को जिस तरह से जोड़े, ज़मीन के हवाले से भी मैं और आप समा टीवी पे बैठ के बहुत देर पहले से गुफ्तगू कर रहे हैं। 200 कनाल 6 मरले जो कि फराह गोगी के नाम पे ट्रांसफ़र हुआ बनीगाला में, और उसके अलावा 450 कनाल तकरीबन अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट को। लेकिन जब राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि ये जो 190 मिलियन पाउंड का फ़ायदा दिया है मलिक रियाज हुसैन या बहरिया टाउन को, उसके बदले में ये अलकादर यूनिवर्सिटी की ज़मीन डोनेट की गई है मलिक रियाज हुसैन साहब की तरफ से, तो ये इंटरलिंक नहीं होता, मेरी नज़र में तो नहीं होता। कैसे हो सकता है? क्योंकि वो तो ट्रस्ट है, वो तो ट्रस्ट को गई है ना, वो ज़ाती तौर पर इमरान खान को या बुशरा बीबी को या फराह गोगी को ज़ाती तौर पर तो नहीं गई है। उस ट्रस्ट के जो ट्रस्टी हैं वो कौन है आपको पता है? लेकिन ट्रस्टी की तो प्रॉपर्टी नहीं होती ना, वो ट्रांसफ़र हो जाएगी ना, जब वक्त आएगा वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। नहीं हो सकती, जो ट्रस्ट है वो प्रॉपर्टी तो ट्रस्ट की है, वो ट्रस्टी की, और वो एग्रीमेंट में लिखा भी हुआ है कि वो ट्रस्टी को ज़ाती तौर पे नहीं मिलेगी। तो राना साहब इसको लिंक नहीं कर पाए, मतलब कोई इल्ज़ाम तो लगा रहे हैं लेकिन लिंक नहीं कर। आप उनकी डेट्स देखें ना, आप डेट्स के साथ अगर इन चीज़ों को देखें कि किस डेट को एनसीए के साथ नेगोशिएट होता है, किस डेट को जो है वो पैसा ट्रांसफ़र होता है, किस डेट को जो है ये अलकादर यूनिवर्सिटी का एग्रीमेंट होता है, किस डेट को वो 206 कनाल ज़मीन दी जाती है, और किस डेट की ये ऑडियो है जब डायमंड और ये ख़त जो है इसके हसूल के लिए और जो है अकाउंट्स ओपन करने के हवाले से। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये तो डकैती हुई है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि 190 मिलियन पाउंड की डकैती
रियासत पाकिस्तान के साथ हुई और पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के साथ हुई है। लेकिन जो राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि इस डकैती के बदले में इमरान खान को ये बेनिफिट मिला है 5 अरब रुपया, उसका उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया। और अल कादिर यूनिवर्सिटी की जो प्रॉपर्टी है वो 450 कनाल कह रहे हैं कि ट्रस्ट, जो कि इमरान खान साहब हैं ट्रस्टी, फरा बीबी हैं, बुशरा बीबी हैं, ये 3 ट्रस्टी। और पहले जुल्फी बुखारी होते थे, बाबर अवान साहब होते थे, उनको निकाल दिया, फिर दोनों बीबियों का नाम उसके अंदर आ गया। तो वो अगर उन्होंने दी भी है मिसाल के तौर पर, तो क्या वो ज़मीन ज़ाती इस्तेमाल में इमरान खान के या बुशरा बीबी के या फरा गोगी के, और क्या उस ज़मीन को बेचकर उन्होंने पैसे ज़ाती इस्तेमाल में कर लिए, ये राना सनाउल्लाह ने नहीं बताया, ये वो इस्टेब्लिश नहीं कर सके। महज एक इल्ज़ाम है जिसके ऊपर मुझे लगता है कि वो डेफमेशन नोटिस भी शायद दे दें इमरान खान साहब। अभी तो देखें वैसे साहब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मेरी इत्तला कि उनके पास सबूत हैं और इसके अलावा बहुत से मद में जो है वो उन्हें नवाजा गया है, बहुत सी ट्रांजैक्शंस हैं जो फ़रा के साथ हैं और फ़रा के बाद भी एक ख़ातून हैं उनके साथ बहुत सी ट्रांजैक्शंस हैं। मेरी इत्तला ये है कि राना सनाउल्लाह जो है वो बहुत जल्द वो सबूत सामने लेके आएंगे जो इल्ज़ामात आज उन्होंने आयद किए हैं साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान पर। जी, पंजाब के हवाले से हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, अब पंजाब की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जाता हूँ। हमजा शहबाज सीएम पंजाब ने आज क्या कहा, ज़रा सुनिए। शख्स जो बैठा है इसकी अना जो है वो भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, और जो बनी गाला में बैठा है उसकी अना भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। फिर ये खेल तमाशे के मूड में है। हम कहते हैं कि सूबे की आवाम के भलाई के लिए बजट पेश करने दो, ये कहता है आईजी को पेश करो। इसको हम अदालत में पेश करेंगे, अब आवाम की अदालत में पेश करेंगे, इसको जवाब देना होगा। जो खिलवाड़ 3 महीने से ये खेल रहा है यहाँ पर बैठकर। एक अतातारर साहब का शॉट है, क्योंकि कल अतातारर को लेकर एक मसला खड़ा हुआ था और परवेज़ इलाही ने परवेज़ इलाही के नुक्ता एतराज़ पे सार्जेंट एट आर्म्स को तलब कर लिया था और हुक्म दिया था कि अतातारर को पंजाब असम्बली से बाहर निकाल दिया जाए। तो अतातारर ने क्या कहा, ये भी सुने। परवेज़ इलाही साहब पे हैरानगी है कि आज एक 70 साल 72 साल के बंदे को मैंने तकरीबन रुला दिया। आप उम्र में मेरे से बड़े हैं, मगर आज आपने बच्चों की तरह जिद की कि नहीं बाहर जाओ। बेहतर समझा कि मैं जिद ना करूं, मगर ये चीफ सेक्रेटरी और आईजी को बुलाने की जो जिद है, उनको उनकी तस्लील करना जो मकसूद है, ये होने नहीं देंगे। अब ये क्या कर रहे हैं परवेज़ इलाही साहब, ये कहते हैं जी कि पहले आईजी को बुलाओ, चीफ सेक्रेटरी को बुलाओ, उनसे मैं माफ़ी मंगवाऊंगा, उसके बाद पंजाब जो कि 12 करोड़ लोगों का सूबा है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, और अगर मुल्क के एतबार से, रकबे के एतबार से देख लें तो दुनिया के पहले टॉप 10 बिगेस्ट कंट्रीज़ में आ सकता है, वो कह रहे हैं उसके बाद बजट पास होगा। मैं उससे पहले पंजाब की एक छोटी सी बात बता दूँ। इमरान खान साहब ने कल पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ के लिए नैब के मुल्ज़म सब्तैन खान को मुकर्रर किया। ओपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली जो हैं उन पर रेफरेंस दायर है नैब में 500 सफ़ात पर मुश्तमिल। ये सादिक और अमीन की एक मिसाल पंजाब के हवाले से दे देता हूँ जो डिसीजन किया इमरान खान साहब ने। अब आ जाए चौधरी परवेज़ इलाही साहब। चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं उनकी जो है सूरत हाल इस वक्त ये है कि ज़हनी तौर पर जो है इस वक्त बुखलाहट का ये आलम है कि एक रॉन्ग कॉल बैरिस्टर साहब इनको यहाँ ले आई है बंद गली में। एक वो कॉल थी जिस रात इन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब को मिठाई पेश की, इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ साहब के घर गए, वहाँ जाके मिठाई पेश की, मुबारकबाद ली, और अगले ही दिन एक कॉल आती है एक रिटायर्ड ऑफिसर की जो इस वक्त नैब ने जिन्हें तलब कर लिया है पिछले हफ्ते, उनकी कॉल आती है और साथ एक पूरा ही ऑफर लेटर जो है पढ़ के सुनाया जाता है कि आपको ये भी दे रही है पीटीआई की गवर्नमेंट, इमरान खान ये भी दे रहे हैं, आप जरा उनसे मिल लीजिए जाके। और इन्होंने चौधरी शुजात हुसैन को बाईपास किया जो कि सदर है मुस्लिम लीग काफ के, और इन्होंने पूरी फैमिली को बाईपास किया सिर्फ अपने बेटे की मोनस इलाही की जिद की वजह से। और आज सूरत हाल ये है कि पंजाब असम्बली जो है ना सर, ये मकबूजा असम्बली है, इसको आप पंजाब असम्बली नहीं कह सकते, ये गुजरात असम्बली है। इसके मुलाजमीन की आप लिस्ट निकाल के, फहरिस्त निकाल के देखें सर, आप 700 के करीब बंदा जिसमें 600 लोगों का ताल्लुक गुजरात से है, वहां पे गुंडागर्दी की जा रही है। बिल्कुल जो एक वजादारी और एक अखलाकियात का लबादा क्यों की जा रही है, इस पर बात करते हैं। एक फिक्स स्पॉट है, मैंने एक ब्रेक लेना है, 5 पे बात करते हैं, फिर मैं नेक्स्ट सेगमेंट पे जाऊंगा। एक क्विक ब्रेक है। वेलकम बैक टू आवाज़। हम बात कर रहे हैं पंजाब असम्बली की, क्योंकि केपीके असम्बली में बजट पास हो चुका, सिंध असम्बली में आज बजट पास हुआ, उसके ऊपर भी बात करूंगा थोड़ी देर में मैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब से। लेकिन पंजाब में एक डेडलॉक की सूरत हाल है हुकूमत और अपोजिशन के माबैन, जिसमें एक कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं
पंजाब असेंबली के स्पीकर परवेज़ इलाही साहब, वो ये कह रहे हैं कि जब तक आईजी और चीफ सेक्रेटरी को असेंबली में बुलाकर माफ़ी नहीं मंगवा लूँगा तब तक मैं बजट पास नहीं होने दूँगा। अब फॉर गॉड सेक, पंजाब असेंबली, पंजाब पूरा एक सूबा है 12 करोड़ अवाम का। अच्छा, मुझे लगता है परवेज़ इलाही साहब को गुस्सा ये है कि वो, आपको याद होगा तहरीक आदम एतमाद से पहले व्हेन परवेज़ इलाही वाज सो रेलेवेंट दैट एवरीबडी वाज गोइंग टू परवेज़ इलाही साहब, चाहे वो इमरान खान साहब हैं, वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, वो मौलाना फजल रहमान है, आसिफ अली जरदारी हैं, हर कोई जा रहा है, MQM का वफ्द है। तो वो कहते थे हांडी पक रही है, इसमें से कुछ निकलेगा, लेकिन फिर परवेज़ इलाही साहब के लिए उस हांडी में से कुछ नहीं निकला। तो वो फ्रस्ट्रेशन, वो क्या कहते थे, ज़रा सुन लें ज़रा। अभी अंदर हंडिया के अंदर सामान चला गया है, लेकिन जो पहला होता है ना पकाई का उबाला, हाँ, तो जब धुआं उठेगा ना, हाँ, एक उबाला आता है, उसके बाद जॉर्ज साहब कुछ निकलना भी है अदम एतमाद में से कि नहीं निकलना? एडी बड़ी हंडी चढ़ी निकलेगा तो। चेहरे की मुस्कुराहट देखें, उम्मीदें थीं, कुछ ख्वाब थे, चिकना चूर हो गए। अब आप कहते हैं कि जी वो असेंबली की कार्रवाई होने दें। हांडी जो है ना, वो उसमें तो मसाले पड़ रहे थे, वो पकनी थी, वो किसके हिस्से में आनी थी, लेकिन इनकी अपनी हांडी चुराहे में टूट गई है। काफ लीग की जो हांडी है वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के गलत फैसलों की वजह से, गलत जो है वो मनमानियों की वजह से इस वक्त टूट चुकी है, 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है, बल्कि 3-2 कर लेना। कौमी असम्बली में इनकी 5 सीट्स हैं, 3 लोग जो हैं चौधरी शुजात हुसैन साहब के पास चले गए हैं और 2 लोग चौधरी परवेज़ इलाही के पास हैं, मोनस इलाही। और एक बात मैं आपको बता दूं, चौधरी शुजात हुसैन काफ लीग के प्रेसिडेंट हैं आज के दिन तक। पंजाब के ब्रेस्टर साहब जो 10 वोट हैं उनका फैसला भी चौधरी शुजात हुसैन ने करना है। सही। आपको आइंदा मराहल में, और लेटेस्ट ये है कि पंजाब असेंबली के हवाले से, पंजाब असेंबली में आज भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने इंतहाई गैर संजीदगी का मुजाहरा करते हुए बजट जो है पेश नहीं होने दिया। हुकूमत, गवर्नर पंजाब जो हैं बलीगुर रहमान साहब, उन्होंने 41वां इजलास पंजाब असेंबली का ऐवान इकबाल में तलब कर लिया है। उसकी क्या कानूनी हैसियत होगी? उसकी कानूनी हैसियत बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह वो पंजाब असेंबली में के ईवान में तलब करते। ये तो वेन्यू की तब्दीली है। आपको नहीं लगता इसमें इनकी कमजोरी है? वहां पे डट के टेक ओवर करना चाहिए पंजाब असेंबली को। गवर्नमेंट में हुकूमत आपकी है, चीफ मिनिस्टर आपका है, आप फिर ईवान इकबाल में जा रहे हैं और उसको फिर सवाल उठेंगे। सवाल देखिए, आइन की पाबंदी तो हुकूमत ने करवानी है, तो बिल्कुल इनको वहाँ पे पंजाब असेंबली में करना चाहिए था, मगर चूंकि अब ताखीर हो रही है, अगर ये 30 तक प्रोसेस मुकम्मल नहीं होता, उस पर बहस इजलास नहीं बुलाए जाते, तो अगले माह की सरकारी मुलाजमीन की पूरे पंजाब में तनख्वाहें नहीं दे पाएंगे। तो परवेज़ इलाही को इससे कोई सरोकार? परवेज़ इलाही को इससे कोई सरोकार नहीं है। परवेज़ इलाही साहब बिल्कुल अपने बच्चों की तरह, और वो कहते जी IG पंजाब आए, चीफ सेक्रेटरी आए, वो आके माफी मांगे फर्दन तमाम मेंबरान पुलिस असेंबली में क्यों घुसी थी? जी, पुलिस घुसी, और पुलिस से पहले कुछ प्राइवेट लोग गुजरात के भी घुसे थे, मैंने सुना है। जी, वो तो उसकी फुटेजेस मौजूद है। और परवेज़ इलाही साहब यूं ही उनको घुसा रहे थे कि आए अंदर आए, फुटेजेस मौजूद। बैरिस्टर साहब, उनकी फुटेजेस मौजूद है। मैं बता रहा हूं, 600 से ज्यादा लोग उन्होंने भर्ती कर रखे हैं। काफ लीग का सेक्रेटेरिएट है मुस्लिम लीग हाउस डेविस रोड के ऊपर, उसमें बसें भर के आई हैं एक रात कबल, इस इजलास से कबल। वो लोग सारे इन्होंने शिफ्ट किए हैं पंजाब असेंबली में, और परवेज़ इलाही साहब खुद उनको डायरेक्शन दे रहे थे। उन्होंने तो हंगामा क्रिएट किया जब वहां पे एक खून का खतरा था, पुलिस ने इंटरफेयर किया, IG पंजाब आए, मामलात को संभाला। पंजाब की तारीख में कभी ऐसे नहीं हुआ जो परवेज़ इलाही साहब ने किया। जाहिर है इसका सेहरा जो है वो परवेज़ इलाही साहब के सर है। कल हुकूमत जो है वो ईवान इकबाल में असेंबली का सेशन कॉल करके बजट पास करवाती है, क्योंकि वक्त की ज़रूरत है बजट पास होना, और उसके बाद फिर ऑपोजिशन जो है वो इस मामले को लेकर भी लाहौर हाई कोर्ट में चली जाती है, तो तमाशा ही है ना। ये हमारे सियासतदान बड़ा इमेच्योर खेल रहे हैं, अपने ज़ाती मफादात की खातिर सूबे के मुफाद को कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए। साहब, पिछले 2 से 3 माह हो गए हैं, पंजाब की काबीना मुकम्मल नहीं हो सकी चौधरी परवेज़ इलाही साहब की वजह से। पिछले 3 माह से बिल्कुल एक आईनी बहरान है पंजाब के अंदर। किसी के पास कलमदान नहीं है, किसी के पास कोई महकमा नहीं है, और हमजा शहबाज अगर वज़ीर पंजाब हैं भी तो उनके पास उस तरह से इख्तियारात नहीं है कि वो चीज़ों को जो है वो एग्जीक्यूट कर सकें और अपने जो प्लान्स हैं उनको लेके चल सकें और सूबे की तामीर और तरक्की के लिए काम कर सकें। चौधरी परवेज़ इलाही साहब को मेरे ख्याल में इससे कोई सरोकार नहीं है। सिर्फ उनकी अना, उनकी जिद, उन्होंने पंजाब असेंबली का कब्जा नहीं छोड़ना, हुकूमत को नहीं चलने देना, और जो आईनी प्रोसेस है उसके सामने भी खड़े हो जाते हैं। नहीं विनीत साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में आएंगे तो फिर मईशत पर बात करेंगे। सिंध असेंबली ने बजट पास किया, उसमें क्या है सिंध के लोगों के लिए, इस पर बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक।
वेलकम बैक टू आवाज़। अब बात करते हैं कुछ इकोनॉमी के हवाले से। इमरान खान साहब ने गुफ्तगू करते हुए महंगाई के हवाले से क्या कहा है, सुनिए। पाकिस्तान की तारीख में इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी इन्होंने की है। इनकी स्टेटमेंट्स देखें, अब तो सोशल मीडिया है। 3 महीने पहले ये क्या कह रहे थे कि इमरान खान को तेल की कीमत नहीं बढ़ानी चाहिए, पेट्रोल और फजल रहमान की कीमत नहीं बढ़ानी चाहिए। सारी कौम के सामने सच आ गया जब 60 रुपए लीटर पेट्रोल, 60 रुपए डीजल, 10 रुपए यूनिट बिजली सिर्फ 3 महीने में। और शाहिद खाकान अब्बासी किस तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं हुकूमत के इन सख्त फैसलों को जो कि इमरान खान साहब तनकीद का निशाना बना रहे हैं, ये भी सुने। मईशत को तबाह किया है, जो आपने मायदे साइन किए उनकी नफी नहीं की, उन मायदों को तबाह किया और इसके असरात जो मुल्क की मईशत पर पड़े हैं वो पाकिस्तान बड़ा अरसा भुगतता रहेगा। आज मुश्किल हालात में ये हुकूमत उन मामलात को तय कर रही है, लेकिन इसका बोझ आज भी पाकिस्तान के अवाम बर्दाश्त कर रहे हैं और कल भी करना पड़ेगा। और पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ये कह रहे हैं कि मज़ीद हमें कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी पेट्रोल की और IMF की कुछ शराइत को मानना पड़ेगा, नहीं तो खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट हो सकता। मुझे ज्वाइन किया है माहिर माशियात डॉक्टर शाहिद हसन सदीकी साहब ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, अब सूरत हाल आपके सामने है। एक तरफ पाकिस्तान के अवाम है जो कि बिलबिला रहे हैं महंगाई से। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में लोग कहते थे बहुत महंगाई हो गई है, लेकिन ये हुकूमत जब से आई है इसमें कोई शक नहीं है, इन्होंने सब्सिडी उठा ली है पेट्रोलियम मसनूआत से और उसके नतीजे में पेट्रोल महंगा हुआ है और दीगर मामलात में भी फिर वो महंगाई का जाल फैलना शुरू हो गया। दूसरी तरफ ये हुकूमत हमें लगातार ये बता रही है कि हम सख्त फैसले कर रहे हैं लेकिन हमें करने पड़ेंगे, नहीं तो खुदा न खास्ता हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा सकते हैं। और वज़ीर ख़जाना ने इस चीज़ का इंदिया भी दिया है और वो ये भी कह रहे हैं कि मज़ीद कीमतें बढ़ानी पड़ेगी। और एक ख़बर मेरे पास ये है कि IMF ने भी कहा है कि मज़ीद इक़दामात करें, पेट्रोल, डीज़ल और बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करें, टैक्स छूट और ड्यूटी छूट को भी कम किया जाए। तो अब क्या किस तरह से आप देख रहे हैं, अगर हुकूमत ये करती है जो कि IMF कह रही है तो अवाम पर क्या बोझ डलेगा और ये करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो फिर क्या हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे? तो वी आर बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी राइट नाउ। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। पहले मैं आपसे अर्ज़ करूं कि आपने इंतहाई अहम नुकात मुख्तसर चंद जुमलों में सारे बता दिए हैं। ये बहुत कुछ सियासत हो रही है। पहले मैं ये वाज़ेह तौर पर कह दूं कि ना खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है, ना मिफ्ताह इस्माइल साहब ने पहले दिवालिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ना दिवालिया होने जा रहा है। इस किस्म की बातें करके आप अपनी क्या हासिल करना चाह रहे हैं, दुनिया को क्या जो है वो मैसेज दे रहे हैं? मैं फिर कह रहा हूँ हम डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे, नंबर 1 वाज़ेह तौर पर। दूसरी बात ये थी कि ये बिल्कुल वाज़ेह है कि इमरान खान साहब ने जब मुआहदा तोड़ा था 28 फरवरी 2022 को IMF से तहरीरी मुआहदा तोड़ दिया था, उसके बाद मुश्किलात हमें पड़ी। अगर वो नहीं तोड़ते तो IMF से किस्त मिल जाती, फिर सऊदी अरब भी पैसे दे देता जिसने आपको झंडी दिखा दी हमें, और चाइना ने भी पैसे रोके में झंडी दिखा दी। वो सब कह रहे हैं आप IMF के पास जाएं तो हम आपको देंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि हमारा रिजर्व्स बढ़ जाते, रुपए की कदर में कोई मसाइल पैदा नहीं होते। लेकिन उन्होंने ये फैसला किया सियासी तौर पर और उनके ख्याल में ये था कि अपोजिशन तहरीक एक दफ़े दम तोड़ ले तो फिर IMF से कहेंगे जी ठीक है गलती हो गई अब हम कर देते हैं। दूसरी तरफ मैं ये बताऊँ कि हमारे इसका मुल्क को कितना नुकसान हुआ? देखिए उस वक्त अगर आप देखें जब इमरान खान साहब गए थे तो 189 रुपीज़ का डॉलर था और जिस वक्त उन्होंने ये फैसला किया था उस वक्त 178 का था, अब 205 का है। तो ये हुकूमत के ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है, ये कहना सही नहीं है। वो इसलिए है कि मेरा अपना ख्याल ये था कि IMF के बाद इसमें एक सियासत भी आ रही है। पहले मैं आपको मुख्तसरन वो बता दूँ, IMF जो कुछ शराइत मज़ीद ला रहा है, तो अगर आपने तय नहीं किया था तो फिर आपको पेट्रोल बढ़ाने की जल्दी क्या थी, मामला तय कर लेते आप। लेकिन IMF की जो मुझे पता है ये एडमिट नहीं कर रहे हैं, वो ये है कि IMF मुआहदा करता है उस हुकूमत से, वो ये कह रहा है कि जी आपकी पिछली हुकूमत ने तो मुआहदा किया तोड़ दिया, अब वो अपोजिशन ये कह रही है कि इस बजट के बाद हम आपको गिरा देंगे, हुकूमत को गिरा देंगे। तो IMF कहता है मैं ऐसी डूबती हुई हुकूमत से क्यों मुज़ाकरात करूं? वो ये तसल्ली करना चाहते हैं, गारंटी नहीं, तसल्ली करना चाहते हैं कि कम से कम सितंबर 2022 तक जब तक IMF का प्रोग्राम है ये हुकूमत नहीं जाएगी, वो तसल्ली होगी तो वो उस वक्त फिर वो मुआहदा कर लेंगे। लेकिन कुछ और भी उनकी बातें हैं। वो अमेरिका का जो न्यू ग्रेड गेम का मकसद है पाकिस्तान में अवाम में एतमाद का बुहरान हुकूमत के साथ पैदा करना, जो हासिल हो रहा है, पाकिस्तान में महंगाई में इजाफा करना, पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुँचाना, पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना। इमरान खान साहब और मौजूदा हुकूमत दोनों के फैसलों से इन जो है वो
मकासद में मुआवनत हुई है उनके हसूल में, ये इसके दस्तावेजी सबूत मैं दे सकता हूँ। पहली बात तो ये बिल्कुल वाज़ेह है। तीसरी ये कि ये कहना कि जी पेट्रोल या मसनूआत का जो अगर हम नहीं बढ़ाते 60 रुपये तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाता, ये अल्फाज हैं फाइनेंस मिनिस्टर के। दूसरी तरफ इसहाक डार साहब का ये बयान रिकॉर्ड पर है पेट्रोल में इजाफे के बाद कि ये गलत फैसला है और इसकी ये नहीं करना चाहिए था। मैं तो आपको शुरू से कह रहा हूँ आपको कई प्रोग्रामों में कि भाई आप चोरी के असासे से अगर आप रिकवरी करें तो आपको 900 अरब रुपए मिल सकते हैं। कानून मौजूद है आपके पास, वो मौजूद हैं, लेकिन आप मुश्किल फैसलों की जब आप बात करते हैं तो आवाम को कुचलने के लिए मुश्किल फैसला करते हैं। कानून पर अमल दरामद के से चोरों का पैसा वसूल करना ना इमरान खान ने किया जो टैक्स एमनेस्टी को दिया था, ना ये करने के लिए तैयार है और दिवालियापन की बातें करते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही अफसोसनाक बात है, नंबर एक। दूसरा जो मेरे सामने मसला है, ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब एक और चीज़ बिफोर यू गो फर्दर, ये आज अभी फैटफ का भी इजलास चल रहा है बर्लिन में और इम्कान है कि पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में से निकल आएगा। तो इंटरनेशनल लेवल पे जब ये ख़बर जाएगी तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बढ़ जाएंगी और उसका फ़ायदा होगा पाकिस्तान को। नंबर 2, जो आप बात करें बिल्कुल दुरुस्त बात करें, मैं 100% आपसे इत्तफ़ाक़ करता हूँ। इस प्रोग्राम के पहले हिस्से में मैं बात कर रहा था 190 मिलियन पाउंड की रकम की जो NCA ने पाकिस्तान को वापस दी और हुकूमत पाकिस्तान उस वक्त की PTI की जो थी उन्होंने कहा कि हम ये गरीबों पर लगाएंगे, लेकिन वो वापस दे दिया उनको जिनसे वो पैसे रिकवर किए गए थे। एट द सेम टाइम मैंने अगले दिन डॉक्टर साहब एक स्टोरी किया नैब के हवाले से कि सलीम मांडवी वाला ने एक कायमा कमेटी की मीटिंग में चेयरमैन नैब से पूछा है कि नैब ये क्लेम करता है आपने 820 अरब रुपए रिकवर किए हैं, लेकिन सरकारी ख़जाने में सिर्फ 15 अरब रुपए जमा हुए हैं, तो बाकी 805 अरब रुपए कहाँ हैं? तो उसका अभी तक प्रॉपर कोई ऑडिट वो दे नहीं सकें। तो ये इतनी बड़ी बड़ी करप्शन की कहानियाँ, अजब करप्शन की गज़ब कहानियाँ जब हमारे सामने आती हैं और दूसरी तरफ IMF की एक किस्त और हमारा वफाकी वज़ीर ख़जाना ये कह रहा है कि अगर ये किस्त हमें ना मिली तो हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, यानी कि एक किस्त $1 अरब की पाकिस्तानी कितने डॉक्टर साहब 205 अरब रुपए बन गए। $1 अरब 205 अरब रुपए बन गए ना, मुझे बताइएगा, करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो। बैरिस्टर साहब आपने कई नुकात उठाए, पहले एक एक जुमले में मैं बता रहा हूँ। इन्होंने जो मलिक रियाज के लिए किया है अमानत में खयानत है, इससे आगे मैं कोई बात नहीं कर सकता, नंबर एक। दूसरी बात ये थी कि नैब में मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कम से कम 2 दर्जन कॉलम्स पिछले 10 बरसों से मैं लिख रहा हूँ और कम से कम 15 चैनल्स में मैंने ये कहा है कि नैब के ये दावे कि उन्होंने इतनी वसूली की है वही गलत है। अब ये मांडवी वाले साहब ने जो बात की उन्होंने केस को स्टडी नहीं किया, यही हमारी बदकिस्मती है। मैंने दस्तावेजी सबूत पेश किए हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, रिकवरी हुई नहीं है, जो बिल्कुल झूठ है। मैंने ये कम से कम 15-20 आर्टिकल इस पर लिख दिए हैं बड़े बड़े अखबारों में, ये झूठ है। और रिकवरी की जो कौमी ख़जाने में रकूम जमा कराने की बात कर रहे हैं, ये मैंने पहले कहा था कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने 20 अरब रुपए जमा कराए हैं। कौमी ख़जाने में तो जमा होते ही नहीं हैं सारे, इसलिए कि अगर आपने डबल शाह के पैसे लिए या बैंकों की रिकवरी की तो ख़जाने में तो नहीं जाएंगे। तो मानवी साहब को ये बात पता नहीं, मुतासरीन को वापस किए जी। ठीक ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि वक्त की किल्लत है, मैं चाहता हूं क्योंकि यू आर अ वेरी ब्रिलियंट माइंड, ब्राइट माइंड, आप हमें बताएं कि आप पैसा कैसे जनरेट कर सकती है ये हुकूमत कि हमें IMF से इस तरह से भीख मांगने के लिए हम जाते हैं, उसके बाद फिर हमें खदशा लगा हुआ है कि हम डिफ़ॉल्ट ना कर जाएं। ये हुकूमत अब पैसा कैसे जनरेट करे, कैसे निकले बाहर इस चुंगल से? हकीकत पसंदगी से अगर आप बात करें तो इस वक्त ये बात नहीं करनी चाहिए कि हम IMF के प्रोग्राम से निकल सकते हैं, कोई रास्ता नहीं है। इसलिए कि रोज़ाना आपके पास जो है ना, रोज़ाना रुपया गिर रहा है और बड़ी सूरत हाल संगीन होती जा रही है। तो इस वक्त तो आपको ये करना है हर कीमत पर, हर हालत में जितनी जल्दी मुमकिन हो सके IMF के प्रोग्राम से लाके, जैसे आपने अभी फरमाया, $1 अरब की किस्त ले लें, सऊदी अरब से पैसे ले लें, उसके बाद चीन से ले लें, उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट में आप जाएं और वहाँ से आप पैसे ले लें, आपके रिजर्व्स जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे, रुपए की कदर में कुछ यकीनन इम्प्रूवमेंट आएगा और बुरहानी कैफियत ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आपका ये काम बनता है कि आप ऐसे इक़दाम लें जो आपके मंशूर के मुताबिक हैं, जो पीपल्स पार्टी के मंशूर के मुताबिक हैं, जिससे चंद महीने में सितंबर तक हम इस पोजीशन में आ सकते हैं कि जब ये प्रोग्राम ख़त्म हो
तो उसके बाद ना हम उनसे एक्सटेंशन मांगे ना दोबारा जाएं। ये 100% मुमकिन है, लेकिन ये मैं अगर कहूं कि जी इस वक्त बाहर निकल आए, ये मुमकिन नहीं है। हम ये इस हुकूमत ने और पिछली हुकूमत ने मईशत को ऑक्सीजन टैंक में डाल दिया है। हमारे पास रिजल्ट्स नहीं हैं, कुछ चंद हफ्तों की दरामदात के हैं। इस वक्त तो आपको उनकी शराइत माननी होंगी, हर कीमत पर माननी होगी। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पिछले चंद हफ्तों में इस हुकूमत ने, मौजूदा हुकूमत ने रिजल्ट्स बढ़ाने और रुपए की कदर को कंट्रोल करने की कोई संजीदा कोशिश नहीं की। अगर वो हुकूमत और स्टेट बैंक चाहते तो रिजल्ट्स बढ़ सकते थे, रुपए की कदर जो है वो बेहतर हो सकती थी। लेकिन इनकी सोच ये थी कि अभी गिरने दें, इसका ब्लेम जाएगा इमरान खान के ऊपर क्योंकि उन्होंने गलत फैसले किए थे, और उसके बाद जब पैसे IMF से मिल जाएंगे, जब रिकवरी होगी तो वो अपने खाते में डालेंगे। तो ये सोच जो है ना, ये तकलीफ दे। ठीक है, फैटफ का आपने जवाब नहीं दिया, लेकिन उससे पहले एहसन इकबाल साहब का एक शॉर्ट में आपको सुनाना चाहता हूँ। वो कुछ अपील कर रहे हैं कौम से। एहसन इकबाल साहब क्या अपील कर रहे हैं, ये जरा। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली 2-2 प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। डॉक्टर साहब, पिछली हुकूमत ये कहती थी कि टमाटरों की जगह दही डाल लो, 2 की जगह 1 रोटी खा लो। ये कह रहे हैं कि चाय की प्याली कम कर दें, क्या कहेंगे? नहीं, एक और रास्ता भी है। अगर 7 दिन छुट्टी कर दें तो पेट्रोल बच जाएगा, ठीक है ना। गरीब आदमी दो रोटी के साथ चाय की प्याली पीता है। मैं आपको बता रहा हूँ, अपने मुल्क में जाके हम देखते हैं, गरीब आदमी, मेरा स्टाइल है कुछ नहीं है, मैं जाके गांव में जाके चरपाई पे बैठता हूँ, गरीब आदमी चाय से 2 रोटी खाता है तंदूर की, तो उसको आप ये कह रहे हैं वो भी छीन लें? ऐसा नहीं है। क्यों? इस मुल्क में ऐसे वसाइल मौजूद है कि, लेकिन ये करना नहीं चाहते। लेकिन FATF का मैं पहले आपको बता दूं कि 2018 से हम FATF की लिस्ट में हैं। उससे हमारी सरमायाकारी पे किसी चीज़ पे फ़र्क नहीं पड़ा, न बैंकों के ऊपर फ़र्क पड़ा। सिर्फ एक छोटी सी इमेज है कि भाई इमेज है, लेकिन उससे कोई, हमारा इतना बड़ा ताकतवर मुल्क है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। अभी भी भारत एक कोशिश कर रहा है, आखिरी 2 कोशिशें कर रहा है। एक तो वो ये कहता है कि जो पाकिस्तान ने जो कहा है ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, तो ऐसे हम उनकी बात नहीं मानते। आप अपना एक वफ्द वहाँ भेज दें और वो जाके चेक करके आए कि जो दावे कर रहे हैं वो किस हद तक सही हैं। चाइना हमारे फेवर में लॉबिंग कर रहा है, लेकिन भारत एशिया पैसिफिक ग्रुप का वाइस चेयरमैन है इसी FATF के, तो वो एक तो ये मुतालबा कर रहा है। दूसरा वो ये कह रहा है कि जनाब आपने उनके जो मुतालबात थे एशिया पैसिफिक ग्रुप के, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने वो पूरे नहीं किए। तो अब 2 रास्ते हैं, एक तो ये कि पाकिस्तान को दौरा करने के बाद निकाल दें और उसके चंद महीने बाद इंडिया वो कहे कि एशिया पैसिफिक ग्रुप की तरफ से कि जनाब ये तो रह गए। ये मसला है कि चाइना वगैरह का। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया। आई हैव सेगमेंट, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। लेकिन ये जो बात कर रहे थे FATF के हवाले से कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा हमें, लेकिन मैं फिगर्स पिछले दिनों देख रहा था, डिस्कस कर रहा था, प्रोग्राम में भी लेकर आया था कि पिछले 3 सालों में पाकिस्तान में जो बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी है उसमें तकरीबन $2 अरब कमी हुई है, ये PTI के पिछले 3 सालों में। तो जब FATF इस तरह ग्रे लिस्ट में हमें रखता है, जब मूडीज़ की रेटिंग्स में हम मनफी में चले जाते हैं, तो सर्टनली बैनुल-अक़वामी सतह पर एक इमेज जाता है और इंटरनेशनल इन्वेस्टर आने से फिर गुरेज करता है। बहरहाल इंशाल्लाह तफसील से किसी वक्त इस पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब आपसे बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम देखने के लिए कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।